जैसा कि हम लोग क्लास 10 का भूगोल का स्टडी कर रहे हैं, उसमें संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा संसाधन किस प्रकार से हम लोग के लिए उपयोगी है। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वन एवं वन प्राणी संसाधन। वन मतलब जंगल, और वन प्राणी जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु है, वो हम लोग के लिए एक संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वन एवं वन प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि वन क्या है, हम लोग के लिए एक हमसफर है। ठीक है, हम लोग के साथ साथ चलने वाला है। ये एक संसाधन ही नहीं बल्कि एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, मतलब इकोलॉजी सिस्टम। इकोलॉजी सिस्टम मतलब क्या होता है कि वैसा चीज जिसमें जैविक और अजैविक पदार्थ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि निर्जीव और सजीव चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, महत्वपूर्ण घटक है हमारा। इनसे अटूट संबंध है, मतलब महत्वपूर्ण संबंध है। वास्तव में वन प्राकृतिक का एक अमूल्य उपहार है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। वन किसको कहते हैं वहां पर परिभाषित किया गया है, जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित है, मतलब घिरा हुआ है। वन उसको बोलेंगे जिसमें पेड़ पौधा और झाड़ियों से क्या हुआ, घिरा हुआ हो। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं, मतलब विकसित होते हैं, उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। जो अपने आप विकसित होते हैं, अपने आप फैला हुआ रहता है, अपने आप पेड़ पौधा जमा हुआ रहता है, उसको हम लोग प्राकृतिक वन कहते हैं। और दूसरा होता है मानव द्वारा विकसित किए गए। जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं, मतलब मानव द्वारा क्या किया जाता है, जंगल बनाया जाता है, वन बनाया जाता है पेड़ पौधे लगाकर, तो उसको हम लोग बोलते हैं वानिकी। वानिकी कहते हैं। तो आपसे याद रखना, कहीं पर भी टर्म आएगा वानिकी, इसका मतलब क्या है कि वैसा वन जो मानव द्वारा बनाया गया है। वन जैव विविधताओं का आवास है, मतलब उसमें बहुत सारा जीव जंतु अलग अलग प्रकार के रहते हैं। सृष्टि मतलब हम लोग जो क्रिएशन है, जो बनावट है प्राकृतिक का। आरंभ में ही मानव इसके आंचल में पोषित होता रहा है, मतलब इसमें पल रहा है। वन एवं वन प्राणी, पहले क्या लोग जंगल वगैरह में ही रहते थे, वन में ही रहते थे, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर ही पल रहे थे। वन एवं वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होते हैं, प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। मतलब क्या, एक यूजफुल मतलब रिप्लेस हम लोग कहते हैं, मानव के प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। एक मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है, मतलब बार बार मिलने वाला साधन है। ये इस जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण सर्वाधिक योगदान देते हैं। मतलब जितना भी जीव मंडल है, ठीक है, उसमें जीवों को संतुलित बनाकर रखता है और इकोलॉजी सिस्टम को हम लोग बरकरार करके रखता है। ठीक है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा मतलब फूड एनर्जी, खाने की चीज का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। जितना भी वनस्पति है उसी से हम लोग का खाने का चीज मिलता है, फूड वगैरह उसी से मिलता है, वनस्पति से ही। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे से। भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसीलिए भारत में वन संसाधन क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ के लोग आराम से ही, मतलब शुरू से ही वन प्रिय रहा है, मतलब एक अच्छा रहा है, जिसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों एवं लोक कथाओं से मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग कैसे पता चला है कि शुरू से ही वन हम लोग के लिए एक प्रिय चीज रहा है, तो ये धार्मिक ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं पहले, उससे पता चला, या लोक कथाओं से, बहुत सारे लोग कथा लिखते थे, उससे पता चला है। किंतु वर्तमान समय में विकास के दौर में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को नकार दिया है। मतलब आज के डेट में विकास करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, वन को बर्बाद कर दिए हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि हम लोग सारा परंपरा जो पहले चलते आ रहा था उसको हम लोग नकार दिए। हम वन एवं और वन प्राणी के महत्व नहीं समझ रहे। आज के डेट में हम लोग वन और वन प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे और तेजी से संसाधन का विदोहन कर रहे, मतलब खत्म कर रहे, हास कर रहे। ठीक है,
वस्तुतः हमें वन जीव संसाधन का संरक्षण देना चाहिए। तो बोल रहा है कि हम लोग को अवश्य ये काम करना चाहिए कि वन और वन जीव को संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है वन जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। प्रकार मतलब कितने प्रकार के वन जीव और वन होते हैं, वितरण मतलब कितना फैलाव है हमारे देश में, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां स्थान है। अगर वन का विस्तार के नज़रिए से देखेंगे तो भारत का 10वां स्थान है। मतलब अगर विश्व में देखेंगे, वर्ल्ड में देखेंगे, तो भारत 10वें नंबर पे आता है, जिसमें वन की विस्तार फैला हुआ कितना है उसके हिसाब से 10वें नंबर पर आता है। एक नंबर पर आने का मतलब कि वहाँ पे वन का मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन 10 नंबर पर आने का मतलब 10वें स्थान पे है। करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार है। ये एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार हुआ है, मतलब हम लोग के देश में फैला हुआ है। रूस में कितना है, तो 809 करोड़ हेक्टेयर है। वैसे विश्व के सबसे प्रथम कौन है, जो विश्व के प्रथम में है, सबसे प्रथम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे वन मिलता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। रूस में, रूस एक कंट्री का नाम है जो 901 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। भारत में देखो इसके मुताबिक कितना कम है, 68 करोड़ हेक्टेयर ही है। अब ब्राज़ील का बात करते हैं तो ब्राज़ील में कितना है, 778 करोड़ हेक्टेयर। कनाडा का भी अलग अलग कंट्री का दिया हुआ है, कनाडा का यहाँ 310 दिया हुआ है। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का दिया हुआ है 303 हेक्टेयर। चीन का दिया हुआ है 197। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ 164। कांगो का दिया हुआ है 134। इंडोनेशिया का दिया हुआ है 88 करोड़ हेक्टेयर। और पेरू का दिया हुआ है 69 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाया जाता है, तो रूस में। ठीक है, भारत कितने स्थान पे है, तो 10वें स्थान पे है वन और वन जीव संसाधनों, तो जो वन का विस्तार है उसके हिसाब से। अब आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका नाम क्या है, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेगा तो FAO। ठीक है, वानिकी रिपोर्ट मतलब क्या है, वानिकी मतलब हम लोग जो माननीय रिपोर्ट है, ठीक है, उसके अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था। कब का बात बोल रहा है कि 1948 में, किसके हिसाब, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितना वन था विश्व में, तो 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो 1963 में घटकर कितना हो गया, 3.8 हो गया। पहले 4 था, 1963 में घटकर 3.8 हो गया। और 1990 में ये घटकर कितना आ गया, 3.4 अरब हेक्टेयर हो गया। अब 2005 का बात करें, 2005 में इसमें कुछ सुधार आया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ सुधार आकर 1948 के समान हो गई। फिर से कितना हो गया, 2005 में फिर से 1948 के बराबर हो गया। 1948 में कितना था, 4 करोड़ हेक्टेयर, तो फिर से 2005 में 4 करोड़ हेक्टेयर हो गया। अर्थात कुल वन क्षेत्र इतना हेक्टेयर, अरब हेक्टेयर हो गया है। मतलब आज के डेट में 2005 में अगर बात करें तो कितना हो गया, 3.942, मतलब ये लगभग 4 के आसपास, इसीलिए लिख रहा है, जो 1963 में था उतने के बराबर हो गया। यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है। अगर विश्व के भौगोलिक क्षेत्र मतलब है जहाँ पे लोग रहते हैं, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 100% में से 30% वन क्षेत्र है, 70% में क्या लोग रह रहे हैं। ठीक, भारत में 2010 में, भारत में कितना था, भारत के डाटा दे रहा है। ठीक है, भारत में 2010 में कितना था, 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन फैले हुए थे। मतलब भारत का बात करेंगे 100% में से 19.27% वन क्षेत्र है। ठीक है, कब का बात बोल रहे तो 2001 का। ठीक है, ये किसका रिपोर्ट है, FSI का। ठीक है, FSI का रिपोर्ट है, के अनुसार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार है इसके हिसाब से। ठीक है, अब आते IRSP के तहत 6 संसाधन उपग्रह लीज एक सुदूर संवेदी ग्रह उपग्रह है।
मतलब रिमोट सेंसेसिव सैटेलाइट है, जिसमें स्कैनर के साथ इसमें क्या किया गया है, स्कैनर लगाया गया है। ये क्या करता है, स्कैन करता है। स्कैनर लगाया गया है इमेजनरी के भारतीय वन के वास्तविक स्थिति को जानने में बहुत सहायता प्राप्त हुआ है। ये क्या काम करता है, तो हम लोग वन क्षेत्र कितना भारत में फैला हुआ है उसको हम लोग को पता करने में मदद करता है। एक सैटेलाइट उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है, तो उपग्रह होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहता है। ये हम लोग मान लो कि यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के चारों तरफ क्या होगा, पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे ये वाला सैटेलाइट उपग्रह घूमते रहेगा और यहाँ हमेशा इंडिया के सामने रहेगा। तो ये क्या करेगा, इंडिया के यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ स्कैन करता है, मतलब फोटो खींचता है, ठीक है। फोटो खींच कर बताता है कि वहाँ पे कितना जगह पे वन क्षेत्र इंडिया में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। वह तो यहाँ पे 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र था। मतलब कितना वन क्षेत्र था, 67.71, कब, 2005 में, ठीक है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना, लगभग 20%, मतलब 20.6% है। भारत में वनों का विस्तार एक समान नहीं है। कहने का मतलब भारत में कहीं पर ज़्यादा वन क्षेत्र है, कहीं पर कम वन क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ एक पूर्वोत्तर राज्य मतलब क्या, जो पूरब के तरफ होते हैं। पूर्वोत्तर राज्य का बात करेंगे तो ऐसे, जैसे कि ये इंडिया का मैप हो गया ऐसे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, इधर बहुत सारा राज्य फैला हुआ है। इधर जो राज्य है, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम लोग पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। एवं मध्य प्रदेश कहाँ पे है, इंडिया के बीच में है। मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। अब समृद्ध मतलब क्या होता है, तो धनी है, मतलब बहुत ज्यादा है। कहाँ पे, पूर्वोत्तर राज्य में और मध्य प्रदेश में वनों की संख्या बहुत ज्यादा है। किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है। सबसे आगे कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो सबसे आगे है, जहाँ 9.3% भौगोलिक क्षेत्र में वन विकसित है। अब जो यहाँ पे अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं कि 9.3% क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में वन ही विकसित है। वहाँ मतलब इतना वन है और लगभग 10% भूभाग है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में। अब घनत्व मतलब क्या होता है, घनत्व मतलब जितना कितना पास है। अब मान लो कि पौधा क्या है, बहुत पास लगाया गया है ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका घनत्व ज्यादा है। अब मान लो पौधा दूर पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका घनत्व कम है, इसके रिस्पेक्ट में इसका घनत्व कम है, ठीक है। तो घनत्व मतलब ज्यादा, पास जो होगा उसका घनत्व हम लोग ज्यादा बोलेंगे। अब यहाँ पर इसको 5 भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन मतलब क्या, बहुत ज्यादा घनत्व वाला। अत्यंत सघन वाला मतलब क्या, बहुत ज्यादा घनत्व वाला। कुछ भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व कितना होगा, 70% से अधिक। अब मान लो 70%, मान लो इतना जगह है, इतना जगह में पूरा हम लोग मान लो 100% बोल रहा है, तो 100% में 70% जगह में क्या होगा, सिर्फ वृक्ष होगा। 30% जगह ही खाली बचा रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा घनत्व वाला रहेगा, ठीक है। उसको अत्यंत सघन घनत्व वन बोलते हैं। अब दूसरा है सघन वन, ठीक है। पहला था अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, दूसरा भी सघन वन। इसमें कितना होता है, 40 से 70%। इसका घनत्व कितना होता है, 40 से 70%। इसका 70% से अधिक, इसका 40 से 70%। सबको ऐसे ही याद रखना है। खुले वन, तीसरा है खुले वन, इसका कितना होता है घनत्व, 10 से 40 के बीच। और झाड़ियाँ एवं अन्य वन, झाड़ियाँ जो झाड़ी टाइप का रहता है, अन्य वन, ये इसका घनत्व कितना होगा, 10 से कम होगा। मैंग्रोव वन या तटीय वन। तटीय वन कहने का मतलब जो समुद्र के किनारे जो वन रहता है उसको हम लोग तटीय वन कहते हैं। तो इसका घनत्व बहुत कम रहता है, ना के बराबर, इसलिए यहाँ सब प्रतिशत नहीं दिया हुआ है। अब एक एक कर करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले है अत्यंत सघन वन। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार इतना लाख हेक्टेयर, मतलब 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर
है। मतलब कितना भूमि पर है, तो 64.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है इसका कौन सा अत्यंत सघन वन। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 1.66%, मतलब बहुत कम है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% बहुत कम है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो असम, सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य में असम भी आता है, सिक्किम भी आता है, लेकिन ये दोनों को छोड़ के और जितना राज्य बचता है वो सारा राज्य में पाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य बता चुके हैं, इंडिया के जो पूरब की तरफ राज्य आता है, ठीक है, वो सब क्या बोला जाता है, पूर्वोत्तर राज्य बोला जाता है। इस वर्ग में आते हैं। इस क्षेत्रों का वन घनत्व कितना होता है, 75% से अधिक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अत्यंत सघन घन। अब है सघन घन। अब सघन घन सबसे पहले कितना हेक्टेयर में है, तो सबसे पहले 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। ठीक है, इंडिया का बात बोल रहे हैं। अब कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ये 3% है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम था, यहाँ 1.66% था, यहाँ पे 3% है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ था, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। अगर हम लोग मैप को सामने रख ले, अगर हम लोग जो मैप होता है इंडिया का मैप, उसको सामने रख कर पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो उसमें देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, सिक्किम कहाँ पे है, मध्य प्रदेश कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर कहाँ पे पड़ेगा इंडिया के मैप में, महाराष्ट्र कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ पे है, पहाड़ी के क्षेत्रों में, मतलब ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। वनों का घनत्व, इसका घनत्व कितना होता है, 62.99% के आसपास है। अब पढ़ेंगे खुले वन। तो खुले वन सबसे पहले देखना है कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो खुले वन बहुत ज़्यादा हेक्टेयर है, 2.59 करोड़ हेक्टेयर। अभी तक हम लोग लाख में पढ़ रहे थे, ये क्या है, करोड़ में है। मतलब इसका घनत्व, इसका मतलब संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 7.2% है। प्रतिशत में भी, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में भी ज़्यादा है। अब ये पाया कहाँ कहाँ पे जाता है, तो कर्नाटक राज्य हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा के कुछ जिलों के एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है, फैला हुआ है। ठीक है, असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व कितना है, 23.89% इसका घनत्व है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं झाड़ियाँ एवं अन्य वन। तो झाड़ियाँ अन्य वन कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले राजस्थान का मरुस्थल में क्षेत्र में, अर्ध शुष्क क्षेत्र में, यहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब में भी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल के मैदानों के भागों में भी वृक्षों के घनत्व कितना है, इसका 10% से भी कम है। इसलिए इस क्षेत्र को इसी वर्ग के सम्मिलित है। इसके अंतर्गत कितना करोड़ हेक्टेयर आता है, 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं। और जो कुछ भौगोलिक क्षेत्र है इसका कितना है, 8.68% है। सब टर्म याद रखना। अब भूगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, मान लो कि इंडिया में इतना जगह है, ठीक है, इतना में से ये वाला झाड़ियाँ एवं अन्य वन कितना प्रतिशत है, 8.67, मतलब बहुत कम। 100 में से मान लो कितना सा होगा, अब तटीय वन क्या होता है, मैंग्रोव क्या होता है, तो तटीय वन तो पहले ही बता चुके, जो समुद्र के किनारे रहते हैं। विश्व के तटीय वन क्षेत्र का मात्र 5%, मतलब 4500 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत में है, जो समुद्र के, मतलब जहाँ समुद्र पता है उसी तटीय राज्य में फैला हुआ है। जैसे कि आधा क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में, सुंदरबन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन एक वन क्षेत्र है। इसके बाद गुजरात में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों को केंद्र प्रशासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन है, मतलब ये तटीय वन है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मतलब जहाँ जहाँ समुद्र किनारे जो जो राज्य है वो सब जगह पाया जाता है। तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल, दमन दीव शामिल है, मतलब ये सब राज्य शामिल है।
उसके बाद है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र 1.4 लाख हेक्टेयर में ही मैंग्रोव है। पश्चिमी बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र अर्थात मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पे है तटीय वन का, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, अर्थात 47.6% क्षेत्र में इसका अंतर्गत है। जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है। अगर इसका बात करेंगे तटीय वन का तो गुजरात कौन सा दूसरे स्थान पे है, यहाँ 21% क्षेत्र में है। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले पश्चिमी बंगाल में कितना था 47.6, गुजरात में कितना 21% क्षेत्र में मैंग्रोव्स का विस्तार है। और तीसरे स्थान पे कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ मात्र 14% क्षेत्र में मैंग्रोव्स फैला है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र इतना प्रतिशत का वन पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो मतलब ये कुल वन क्षेत्र कितना इतना प्रतिशत वन क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य में, मतलब पूर्व के जो राज्य आता है वो सब के सब इतना प्रतिशत वहाँ पर ही वन पाया जाता है। भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र इतना प्रतिशत पाया जाता है। जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें वन क्षेत्र इतना प्रतिशत पाया जाता है। अब देश के वन क्षेत्र में, इसका मतलब वन ही होता है, ठीक है, वन आच्छादित लिखा हुआ है, इसका मतलब वन होता है। वन क्षेत्र में मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे। यहाँ पर देश के वन क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पे, जहाँ देश के कुल वन क्षेत्र का 11.22% वन है। अब इस बात को भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 10.01% है। तीसरे स्थान पर कौन सा, छत्तीसगढ़ है। चौथे पर कौन है, उड़ीसा है। जबकि महाराष्ट्र का स्थान 5वां है। तो सबका नंबरिंग याद रखना है। संसार के मात्र 3 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है। कितना बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया पूरा दुनिया में, 3 बिलियन हेक्टेयर। लगभग 800 वर्ष पूर्व मतलब पहले से 6 बिलियन हेक्टेयर वनों का कटाई हो चुकी है। अभी तक मतलब 6 बिलियन हेक्टेयर का वनों की कटाई हो चुकी है। हाल में लिखा हुआ है, हाल में वर्षों में विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। भारत चीन के बाद कौन सा है, दूसरे स्थान पे है वन के विकास के लिए। सबसे ज्यादा विकास कहाँ पे हुआ है वन का, तो चीन का हुआ है, ठीक है। भारत दूसरे स्थान पे है। यहाँ पर दिया हुआ है बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया है। मतलब बिहार का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था किसके साथ, झारखंड के साथ। उसके बाद इसके हालत सही नहीं है वन के क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। क्योंकि क्या होता है, जितना भी बिहार में अधिकतर भूमि क्या है, कृषि करने वाला है, वहाँ पे वन नहीं है। मात्र 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है बिहार का। अगर बात करेंगे तो ये बिहार का डाटा दे रहा है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। ये भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 7.1%। मान लो कि ये पूरा बिहार है, इसमें से 100 में से सिर्फ 7.1% भाग में ही वन पाया जाता है। बिहार के 48 जिलों में 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। बिहार के जो 38 जिला है, 38 जिला में 17 जिला का वन क्षेत्र समाप्त हो चुका है। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिलों में वन की स्थिति कुछ बेहतर है। मतलब ये सब जिलों में कुछ बेहतर है वन की स्थिति, ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है 3700 वर्ग किलोमीटर में है। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र है, ठीक है। वन के नाम पर केवल मतलब अवक्रमित मतलब बहुत कम रह गया, मतलब झाड़
झुरमुट बच गया, झाड़ झुरमुट बच गया, बहुत कम बच गया। ठीक है, प्रकाशीय दृष्टि से, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाशीय दृष्टि से निम्नांकित वर्गों में रखा गया है। मतलब गवर्नमेंट, हम लोग बोल सकते हैं सरकारी तौर से वनों को कुछ भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? सबसे पहले आता है आरक्षित वन। अब आरक्षित वन क्या होता है? वैसा जंगल, वैसा वन और वैसा फॉरेस्ट जिसमें ना तो कोई आम आदमी, कोई भी लोग उसमें से ना कोई लकड़ी काट सकता है, ना उसमें पशुचारण कर सकता है। ठीक है, तो ये सब उसमें कुछ भी अलाउ नहीं है करने के लिए, उसको आरक्षित वन कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जलवायु मतलब वहाँ का वेदर की दृष्टि से क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, उसी को हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। यहाँ पर सारा चीज करने के लिए माना जाता है, यहाँ का लकड़ी नहीं काट सकते, पशुचारण नहीं कर सकते। पशुचारण मतलब क्या? वहाँ पर गाय भैंस बकरी नहीं चरा सकते हैं। अभी ये और क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण, ये काम कैसे क्या देता है? तो बाढ़ नियंत्रण करने में, भूमि संरक्षण करने में, भूस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु नियमित रहते हुए इसकी आवश्यकता होती है। मतलब जलवायु वहाँ का चेंज ना हो, इसके लिए इसका आवश्यकता होता है। वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए, जो वन में जीव रहते हैं उन लोगों का संरक्षण होता है। आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वन को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र, अब आरक्षित वन कितना है? 54% आरक्षित वन है देश में। ठीक है, घोषित किए गए। अब इसका मतलब समझ में आएगा आरक्षित वन कौन सा है। उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, पेड़ पौधा का कटाई नहीं कर सकते, पशुचारण नहीं कर सकते, अदरवाइज उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अब रक्षित वन क्या है? तो रक्षित वन में क्या है कि इसमें विशेष नियम अधीन पशुओं के चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। मतलब एक सीमित है, ठीक है, कि आपको इतना कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब कुछ लकड़ी उसमें काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि जितना मन करे उतना काट ले, लेकिन उसका भी तरीका होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, तब वो ऐसा कर सकते हैं। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, इसको सुरक्षा किया जाता है वन को बचाने के लिए। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र लगभग इसका कितना है? 29% है। तो आरक्षित आरक्षित वन कितना है? 54%। रक्षित वन कितना है? 29%। अवर्गीकृत वन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों समुदायों स्वामित्व में होते हैं, स्वतंत्र एवं वर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों को लकड़ी काटने की, पशु चराने के सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसमें आप जिसको जो मन करे कर सकता है, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग अवर्गीकृत वन कहते हैं। सरकार इसके लिए शुल्क देती है। कुछ वन क्षेत्र, इसका कितना है? 17% वन क्षेत्र वर्गीकृत वन है। तो सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है जो कि 54% है। उसके बाद रक्षित वन हो गया 29% और वर्गीकृत वन कितना हो गया? 17%। आरक्षित एवं रक्षित वन, यहाँ पे लिखा हुआ आरक्षित एवं रक्षित वन अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है रक्षित और रक्षित वन? मध्य प्रदेश में, जहाँ कुछ वन क्षेत्र 75% है। यहाँ से कुछ वन क्षेत्र कितना है? 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र में कुछ कुल वनों का एक 12% आरक्षित वनों का है। मतलब एक 12% किसका? आरक्षित वनों का, ये सब राज्य में। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों के रक्षित वनों का एक 12% है। तो रक्षित वन कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? तो बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सब क्षेत्रों में क्या रक्षित वन पाया जाता है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्या है? अवर्गीकृत वन है। अब देखो, पूर्वोत्तर और गुजरात में ज़्यादा वन पाने जाने की वजह से यहाँ पे क्या है? अवर्गीकृत वन है। मतलब यहाँ पर उस वन में लोग जो चाहे वो कर सकता है, पेड़ मतलब लकड़ी के लिए काट सकता है या पशुचारण कर सकता है। तो अभी हम लोग पढ़े 3 वन का प्रकार,
किसके हिसाब से? तो गवर्नमेंट के हिसाब से, सरकार के हिसाब से आरक्षित, रक्षित एंड वर्गीकृत हुआ। अब हम लोग जानेंगे वन संपदा तथा वन जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। ह्रास मतलब क्या? खत्म होना। संरक्षण मतलब क्या? उसको बचाना। और यहाँ पर दिया हुआ है संपदा। अब संपदा मतलब क्या होता है? मतलब हम लोग का वन संपत्ति जो है, वन एक संपत्ति की तरह ही है, ठीक है। तो वन संपत्ति जो है उसका तथा वन जीवों, जो वन है, अब वन जीवों का ह्रास जो हो रहा है उसका संरक्षण कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है वन संपदाओं का ह्रास उपनिवेश काल से शुरू हो गया था। मतलब उपनिवेश काल किसको बोलते हैं? जब से अंग्रेजों ने यहाँ पे आना शुरू किया भारत में, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों एवं सड़कों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा। देखो उसमें क्या, वन क्यों कटने लगा, खत्म होने लगा उपनिवेशों को आने से? इसलिए कि उसमें क्या, रेलगाड़ी का पटरी बनाने के लिए क्या लकड़ियों की जरूरत पड़ता था, उसके लिए लकड़ी काटा जा रहा था। लेकिन आज़ादी के बाद वन एवं वन जीवों को लगातार आक्रमण होने लगा। दरअसल विकास के नाम पर, अब लेकिन आज़ादी के बाद भी फिर भी वन बहुत कटने लगा। क्यों? विकास के नाम पर। अब विकास के नाम पर तो विकास किस लिए? जैसे रोड बनाना, रोड बनाने के लिए क्या, वो रोड बनाना, रेल का पटरी बनाने के लिए, सब के लिए क्या करना पड़ रहा था? वन को काटना पड़ रहा था। वन जीवों का लगातार आक्रमण यहाँ तक तो हो चुका था। सो 20वीं सदी, अब 20वीं सदी के मध्य तक, अब 20वीं सदी का मतलब क्या होता है? 1901 से लेके 2000 तक को हम लोग बोलते हैं 20वीं सदी। अभी कौन सा सदी चल रहा है? तो 21वीं सदी चल रहा है, ठीक है। तो मतलब इसके मध्य का मतलब क्या हुआ? मतलब 1950 के आसपास। 20वीं सदी के मध्य का मतलब हुआ 1950 के आसपास तक 24% क्षेत्र में वन विस्तार था। कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन विस्तार था? 24%। जो इस 21वीं सदी के आरंभ में, मतलब 21वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ? संकुचित होकर कितना हो गया? 19% हो गया। 24 से घट के 19% रह गया। इसका मुख्य कारण क्या था? मानवीय हस्तक्षेप, मतलब मानव को उसमें हस्तक्षेप किया। जैसे पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण, मतलब बहुत ज़्यादा चराया लोग, विविध तरीके से वन संपदा का दोहन किया लोग। भारत का वन सर्वेक्षण की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है। मतलब इतना खर्च होता है, जबकि विस्तार की दृष्टि से यह 2.1 घन मीटर है। मतलब फैलाव, कितना फैलाव होता है? 2.1 घन मीटर के फैलाव होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इतना 0.5 मीटर हम लोग उगाते हैं नया वन, और हम लोग खत्म कितना करते हैं? 2.1। भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव था। अब एक और कारण था खत्म होने का वन का, कृषिगत भूमि। मतलब किसान लोग क्या कृषि करने के लिए वन का कटाई करते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग कितना 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। अब इस इतना से इतना के बीच में क्या हुआ? इतना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र किसमें परिवर्तित कर दिया गया? कृषि करने के लिए परिवर्तन कर दिया गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित, मतलब झूम खेती अथवा शैलेश और वन खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ पूर्वोत्तर और मध्य भारत में, ठीक है। जो पूर्व के तरफ जो जितना राज्य है वहाँ पे और मध्य भारत में वन कैसे खत्म हुआ? तो वहाँ पे एक तरीका अपना रहे थे लोग खेती करने का। क्या करते थे? वन जो था उसको क्या करते? आग लगा कर जला दे रहे थे। अब जो आग लगा कर जला दिए, तो अब जो आग लगा कर जला, ठीक है, वहाँ का जो राख हुआ, वो राख कैसा काम करेगा? एक उर्वरक के तरह काम करेगा। तो वहाँ पर खेती क्या होगा? अच्छा होगा। तो लोग पहले ऐसे खेती करते थे, तो वहाँ से क्या होता था? वन खत्म हो जाता था। तो वन का ह्रास होने का ये भी एक बड़ा कारण है। अब उसके बाद दिया हुआ है बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों को बहुत नुकसान हुआ है। विकास की योजना से भी वनों का नुकसान हुआ है। अब इसके बारे में दिया हुआ है क्यों?
1952 ईस्वी में नदी घाटी परियोजना के कारण, अब नदी घाटी परियोजना बनाने के, अब नदी घाटी परियोजना क्या होता था, जो हम लोग डैम बोलते थे, डैम बनाया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए, वैसे परियोजना के कारण कितना 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र नष्ट करना पड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक परियोजना के चलते इतना वर्ग क्षेत्र का, मतलब इतना क्षेत्रफल का वन नष्ट करना पड़ा। इस प्रकार का अभी भी कई परियोजना चल रहा है, इसी प्रकार का अभी भी कई परियोजना चल रहा है जिससे वन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, जिससे वनों का विनाश का क्रम जारी, तेजी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्षरण हो रहा है। अब देखो एक और कारण है खनन करना। खनन मतलब क्या, खोद कर जो हम लोग खनिज वगैरह निकालते हैं जमीन के अंदर से, उससे भी क्या होता है कि वन का हम लोग विनाश करते हैं। ठीक है। पश्चिमी बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाई के खनन के कारण, अब टाइगर रिजर्व डोलोमाई एक खनन किया गया था जहाँ पे भारी खतरे में है, भारी खतरे में। इस खनन से कई प्रजातियां प्राकृतिक आवासों का नुकसान हुआ था। अब देखो इसमें कई प्रजाति है, ठीक है, प्रजातियां मतलब कई प्रजातियां मतलब बहुत सारा अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और प्राकृतिक आवासों जो वहां पर रह रहे उसके लिए भी नुकसानदायक है। वन एवं वन जीवों के विनाश में पशुचरण और ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग की भी काफी भूमिका रहा। तो वन और वन जीवों के विकास के मतलब विनाश के लिए और क्या कारण रहा था, पशुचरण, मतलब क्या किया, वन को पशु से चरवा देते थे लोग, वन खत्म कर दिए लोग। धीरे धीरे ईंधन के लिए ईंधन के लिए मतलब जलावन के लिए लकड़ियों का उपयोग करते थे लोग काफी मात्रा में, तो इससे भी क्या हो रहा था, वन खत्म हो रहा था। और भी दिया हुआ रीजन, रेल मार्ग बनाने में, सड़क मार्ग निर्माण में, औद्योगिक विकास मतलब जो भी इंडस्ट्री वगैरह बनाते हैं वो सब बनाने के लिए, नगरीकरण करने के लिए वन विस्तार को बड़े पैमाने के तहत तहस नहस कर दिया गया। सब बहुत सारा कारण दिया हुआ है। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, मतलब जो पर्यावरण का विशेष मतलब पर्यावरण के बारे में जो जानकारी रखते हैं उन लोगों के अनुसार भारत में कई क्षेत्रों में क्या है, संवर्धन, वृक्षरोपण, वाणिज्य की दृष्टि से, अब यहाँ पर दिया हुआ है वाणिज्य मतलब वाणिज्य की दृष्टि, वाणिज्य मतलब क्या होता है, कमर्शियल, मतलब जो कमाने के दृष्टि से एकल वृक्ष रोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां खत्म हो गई। अब देखो होता क्या है ना कि बहुत लोग क्या करता है कि कमाने के दृष्टि से कोई पेड़, मान लो कि सागवान का ही पेड़ लेते हैं, सागवान का पेड़ क्या होता है, लोग बहुत बिकता है, ठीक है, मार्केट में बहुत बिकता है, तो कमाने के दृष्टि से क्या करता है लोग, पूरे यहाँ का जंगल कटवा देगा, वन जो है पूरा कटवा के वहाँ पे क्या करेगा, सागवान का पूरा पेड़ लगाएगा। लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत विनाश होता है। मान लो कि वहाँ पर पेड़ लगाए लेकिन सब पेड़ नहीं लगा, कुछ पेड़ हुआ कुछ पेड़ नहीं हुआ, तो क्या हुआ, वन का एक विनाश ही हुआ। जैसे कि यहाँ पर नीचे में भी लिखा ही होगा, यहाँ उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, सागवान का एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। जो प्राकृतिक वन था मतलब अपने आप जमा हुआ था, वहां पे वन बना हुआ था, वो क्या हुआ, सागवान के एकल रोपण के चलते वहां पे प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। चीरपाई के रोपण, अब चीरपाई के रोपण भी हुआ था कहाँ पे, हिमालयों के पास और रेलोडोन वनों का नुकसान हुआ था। अब यहाँ पर दिया हुआ हिमालय भी क्या है, हिमालय संकट में। तो हिमालय क्या होता है, चीड़ के प्रकार के सदाबहार वृक्ष, एक चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष का नाम है, ठीक है, एक पेड़ का नाम है। ये एक औषधीय पौधे है, ठीक है, मतलब औषधि का दवाई बनाने में जो काम देते हैं, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता था। कहाँ कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता था। चीड़ी के छाल, जो इसका छाल होता था ना, चीड़ी जो ये पेड़ का नाम है, इसका जो छाल होता था, पत्ती होता था, टहनियाँ और जड़ों में टैक्सोल नामक रसायन मिलता था। यहाँ पर कौन सा रसायन मिलता था, इसके जड़, छाल और पत्ती में, तो टैक्सोल रसायन मिलता था। इसका भी याद रखना है कि चीड़ी के छाल या पत्ती में या टहनियों में कौन सा टैक्सोल रसायन मिलता था। इसे कैंसर रोगों के
उपचार मतलब कैंसर के दवा बनाने में काम देता था। दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि ये है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिकता है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। अब क्या हो गया, इसको बहुत लोग यूज करने लगा, बहुत ये पेड़ पौधा काटने लगा इसका दवा बनाने के लिए। इससे क्या हुआ कि इसका खत्म होने पर संकट आ गया। जिस पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यौ के हजारों पेड़ विलुप्त हो गए, मतलब खत्म हो गए। हाँ, फैक्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं कि आप जानते हैं। हमारे देश के लगभग 81,001 प्राणी जाति, कितना 81,001 प्राणी जातियाँ और लगभग 47,000 वनस्पति जाति है, ठीक है। मतलब जो जीव जंतु है वो कितना 81,000 लगभग है, और वनस्पति जो पेड़ पौधे वो कितना 47,000 उप उप उपजातियाँ पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 मतलब 15,000 भारतीय मूल की है। इसमें मतलब भारत के मतलब और दूसरे कुछ भारतीय मूल का कहने का मतलब है कि और दूसरे कंट्री में नहीं पाया जाता, वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पे 47% कहने का मतलब 47,000 कहने का मतलब है कि इसमें से दूसरे जगह से दूसरे कंट्री से भी लाकर यहाँ पे उसको लगाया गया उस पेड़ को। जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा वैसे वैसे मतलब कम हुआ, वैसे वैसे वन जीवों का आवास भी तंग होता गया। मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे वन खत्म होगा तो वन में जीव रहते वो भी क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा। वैसे ही यहाँ पर समाप्त होते गया। भोजन सुरक्षा एवं आनंद के लिए अन्य जीवों का शिकार वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण था। मतलब वन में जो जीव रहते हैं उसका एक विनाश का बड़ा कारण क्या था, लोग शिकार भी करते थे। आज स्थिति यह है कि बहुत से वन प्राणी लुप्त हो गए, शिकार करने की वजह से भी बहुत से वन प्राणी लुप्त हो गए या लुप्त होने के कगार पे है। भारत में चीता और गीध के उदाहरण हैं जो कि लुप्त हो गए हैं। यही हम गौर से अवलोकन करें तो पता चलेगा कि पर्यावरण के प्रति हमारा संवेदनहीनता के ही कारण कई दशकों से वन एवं वन जीवों का विनाशकारी दबाव बढ़ा है। मतलब क्या कि पर्यावरण के प्रति हम लोग का संवेदनहीनता है। इसी कारण से क्या हुआ है कि थोड़ा दबाव बढ़ा है कि वन और वन जीवों को विनाश ना करे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ आज भारत में 774 प्रजातियां विलुप्त हो गई है। आज भारत का अगर बात करेंगे तो 774 प्रजातियां विलुप्त हो गई, मतलब खत्म हो गई, जो कि भारत में नहीं दिखता है। 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब खत्म होने वाले हैं, ठीक है। इतना खत्म हो गए, इतना खत्म होने वाला है, तालिका इतना में दिखाया गया है, ठीक है। तालिका को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ प्रजाति दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा प्रजाति कितना विलुप्त हो गया है और कितना विलुप्त होने का खतरा है। तो पेड़ पौधा का बात करेंगे तो 384 विलुप्त हो गया है। 19,000 से मतलब 19,079 मतलब विलुप्त होने का खतरा है, ठीक है। मछली का बात करेंगे तो इतना विलुप्त हो चुका है, इतना होने का खतरा है। तो वही सबका दिया हुआ है एक टेबल बना के। अब यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है विलुप्त होने वाले होने के खतरे से घिरे कुछ प्रमुख जाति जो विलुप्त होने के खतरे में घिरे, अभी तक विलुप्त नहीं हुए लेकिन वो खत्म होने के कगार पे है। तो उसी का कुछ कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे कृष्णा, सार, चीतल, भेड़िया, अनुमृग, नीलगाय, बहुत सारा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हरा सागर, कछुआ, ये सब क्या है, विलुप्त होने के कगार पे है। वन जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण हैं जो निम्नलिखित है। वन जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 कारक है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कारक दिया हुआ है, क्यों ये सब विलुप्त हुए, ठीक है। तो सबसे पहला कारण क्या है, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण।
जो प्राकृतिक उल्लंघन करना, जैसे कहने का मतलब प्राकृतिक आवास है, जो उन लोग प्राकृतिक आवास बना हुआ है रहने का, उसका उल्लंघन कर रहे हैं लोग, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है कि वन जीव खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर दिया है वन जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियाँ, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी, तराई आदि है। मतलब वन जीवों का प्राकृतिक आवास कहाँ है? जंगल है, मैदानी क्षेत्र में भी रहता है, कुछ नदियाँ में भी रहता है, नदी वगैरह, तालाब में रहता है, वेटलैंड में, पहाड़ी इलाका में रहता है, तराई आदि में रहता है। जो जनसंख्या में हो रही अत्यंत वृद्धि के औद्योगिक विकास अभी क्यों खत्म हो रहा है? सबसे पहला कारण क्या दिया है? जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या इतना बढ़ रहा है तो लोगों को रहने के लिए, इंसान को रहने के लिए सब, तो ये सबको खत्म होना पड़ेगा ना कुछ तो खत्म होगा, तभी तो इंसान रह पाएगा। इंसान के रहने के लिए जगह बचेगा नहीं फिर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वन को काटा जाता है, ठीक है। या मान लो कि यहाँ पे क्या है कि मैदानी क्षेत्र में कुछ जीव रहते हैं, तो अब वहाँ पे लोग ज़्यादा रहने लगेंगे तो यहाँ पर जीव रहेगा, भाग जाएगा, ऑब्वियस है। औद्योगिक विकास में जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, वन का विनाश करते हैं। शहरीकरण करने में, शहर बसाने में, अब शहर क्या होता है, पहले शहर छोटा छोटा होता था, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते क्या होता है, पूरा चारों तरफ फैल जाता है शहर, ठीक है, और बड़ा होते जाता है धीरे धीरे करके। तो उससे भी क्या होता है, विनाश होता है वन का। परियोजनाएं, बहुत सारा परियोजनाएं आता है जो कि हम लोग देखे भी थे, इसके आवास का अतिक्रमण कर रही है, ठीक है, मतलब उल्लंघन कर रही है। यातायात के सुविधाओं में वृद्धि के कारण भी वन जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ है। प्राकृतिक आवास मतलब क्या, उसको रहने का जगह, ठीक है। तो जैसे कि मतलब हम लोग बोल रहे यहाँ पे क्या रहे कि यातायात मतलब क्या, गाड़ी वगैरह चलाने के लिए, जैसे रेल मार्ग बनाने के लिए, रोड वगैरह बनाने के लिए, उसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, वन का सफाया करते हैं, वन को ख़त्म करते हैं, तब तो रोड वगैरह बनता है। बहुत जगह ऐसा करना पड़ता है, जिसकी वजह से वन जीवों का आवास खत्म हो रहा है, जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो गया, ठीक है। प्राकृतिक निवास स्थान छीन जाने के दबाव से, अब उन लोगों के प्राकृतिक निवास छीन जाने के दबाव से क्या होता है, वन जीवों की सामान्य वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आ गई। उसको वृद्धि और प्रजनन क्षमता में कमी है। प्रजनन क्षमता मतलब क्या, जो बच्चे देते हैं, जो भी जीव जंतु क्या होता है, बच्चा देता है, तो उन लोगों के लिए एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। जगह ही नहीं रहेगा तो उसका प्रजनन क्षमता में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? निम्न तलीय जल, तलीय मतलब क्या, जो समुद्र किनारे का बात बोला जा रहा है, जमाव वाले क्षेत्र में वेटलैंड कहा जाता है। जो तलीय जल होता है, जहाँ पे जमाव होता है, ठीक है, उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं, मतलब समुद्र किनारे के पास का। स्थानीय तौर पर इसे चौर, भागर, मौन, टाइल भी कहा जाता है। मतलब इसको और नाम से भी जाना जाता है, चौर भी, भागर भी, मौन, टाइल भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग और भी कहीं पर यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ। अब आते हैं प्रदूषण जनित समस्या। अब दूसरा कारण क्या है, प्रदूषण होने की वजह से वन जीवों का समापन होना, हाँ सुना, ठीक है। तो प्रदूषण जनित समस्या, बढ़ते प्रदूषण के कई समस्याओं को जन्म दिया है। प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ रहा है वो कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन जीवों की संख्या में कमी प्रमुख कारक पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है। प्रमुख कारक क्या है, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या है कि वन जीव खत्म हुआ था, पराबैंगनी किरणें आज समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, ठीक है, हम लोग मैग्नेट के बारे में बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। हम लोग क्या होता है, कोई भी सिग्नल आता है, हम लोग टावर जानते हैं, ठीक है, मान लो कि एक टावर है, एक दूसरा टावर है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कोई भी, हम लोग यहाँ पर मान लो यहाँ पे हम लोग का घर है, अब यहाँ से कोई मैसेज करते हैं या फोन कॉल करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ सिग्नल जाता है। तो ये कैसे जाता है, पराबैंगनी किरणें की वजह से यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ किरण पास हो रहा है, तो ये इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होता है, इंसानों को उतना नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन जो छोटा मोटा जीव जंतु है, पक्षी वगैरह है, वो सब क्या होता है, उन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। जो कि एक मूवी में भी दिखाया था, रॉबर्ट 2, ठीक है, रॉबर्ट 2 जो मूवी आया था उसमें भी ये दिखाया गया था। क्या होता है जी, मतलब पक्षी वगैरह खत्म क्यों हो रहा था, पराबैंगनी किरणें की वजह से। अब यहाँ से यहाँ ये जाएगा, अब इसके आसपास जितना भी पक्षी वगैरह उड़ते रहेगा, उन लोगों को क्या होगा, हानिकारक होगा, हानि होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग पराबैंगनी किरणें कहते हैं।
अम्ल वर्षा जो कि बारिश के साथ क्या होता है, अम्ल वर्षा जो साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। हरित हरित गृह ग्रीन रेवोल्यूशन जो होता है, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा निकलने से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलता है, बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह से निकलता है, गाड़ी चलता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इससे क्या होता है कि तापमान, हम लोग पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। इस सब के कारण से भी वन का विनाश हो रहा है। इसके अतिरिक्त वायु, जल, मृदा प्रदूषण के कारण भी वन जीवों का जीवन के चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जिससे कि और क्या हो रहा है कि वायु में भी प्रदूषण आ जा रहा है, जल प्रदूषित हो जा रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो जा रहा है। इस सब के कारण से भी क्या हो रहा है कि वन जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है, ठीक है। अब जलीय जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे या जंतुओं का जन्म नहीं दिए जा सकते। जो जीवन चक्र है उसको पूर्ण होना ही चाहिए, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो वो एक चक्र पूरा होना चाहिए, तभी जाके हम लोग को कोई भी जीव जंतु जन्म दे सकता है। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। मतलब स्थान रहने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि वन जीव विलुप्त हो रहे हैं, मतलब गायब हो रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा है आर्थिक लाभ के लिए। अभी तक हम लोग दो कारणों से पढ़े कि वन जीव का विनाश हो रहा है, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, और दूसरा पढ़े प्रदूषण जनित समस्या, तीसरा पढ़े आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ के लिए भी लोग क्या करते हैं, वन जीव को समाप्त करें, कैसे, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। रंग बिरंगे तितलियों से लेकर मेंढकों, पक्षियों, जंगली जानवरों, कछुआ, तोता, अन्य स्थानीय परिंदों का अवैध शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। क्या किया जाता है, इसको शिकार किया जाता है और इसको बेच दिया जाता है। आजकल ये सब बेचा भी जा रहा है। इसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काला बाजारी होता है। राष्ट्रीय मतलब क्या है, एक देश, एक ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाकर बेच दे रहे हैं लोग, उसको हम लोग राष्ट्रीय बोलेंगे। और जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाकर किसी चीज़ को बेचते हैं, ठीक है, बॉर्डर के पास, तो हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय काला बाजारी। इसको काला बाजारी क्यों किया जाता है कि इसको गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है बेचने का, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, बेचते हैं पैसा के लिए, तो उसी को हम लोग आर्थिक लाभ बोलते हैं, काला बाजारी होती है। चीन ऐसे वन जीवों के काला बाजारी में मुख्य केंद्र है, सबसे ज़्यादा ये चीन में होता है, ठीक है। अब आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजातियों के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तर पर दोहित किए जाने से कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई है। अभी ये सब करने की वजह से, खास प्रजाति पेड़ पौधे आर्थिक लाभ के लिए ये सब करने से, अभी हम लोग जो पढ़े काला बाजारी, ये सब से क्या हुआ, प्रजातियां लुप्त हो रही है, संकटग्रस्त हो रही है। निरंतर शिकार, बार बार शिकार करने से भी वन्य जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में यह एक वैश्विक मुद्दा है, मतलब बहुत ही, ये क्या बोल सकते हैं ना, बुरा कह सकते हैं इसको, बहुत ही खराब एक मुद्दा है के रूप में एक बड़े चिंतन का विषय बना है। इसे अब सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्तर पर स्वीकारा गया है, ठीक है। इसको स्वीकार लिया गया कि हाँ ऐसा हो रहा है। यही नहीं, साहित्यविदों मतलब साहित्य वगैरह जो लिखते हैं, कवियों यानी कलाकारों में इसकी चेतना के लिए अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से स्थान दिया गया। मतलब इसको कविता वगैरह में भी कलाकारों ने भी इसको अपने आप बताया हुआ है, ठीक है। भारत में तो यदि काल से वन एवं वन प्राणियों के महत्व को स्वीकारा गया है। मतलब काल से मतलब क्या, बहुत पुराने जमाने से ही वन और वन प्राणियों को स्वीकारा गया है, मतलब माना गया है, स्वीकार किया गया है, ठीक है। प्रत्येक धार्मिक कृतियों तथा निम्न पौराणिक एवं कर्म कांड साहित्य में वनों तथा प्राणियों को महत्व दिया गया है। मतलब जो पहले धार्मिक वगैरह किताब लिखा गया है, ठीक है, कृति वगैरह, पौराणिक एवं कांड साहित्य लिखा गया, उसमें भी इस सब का बारे में बताया गया है, महत्वपूर्ण स्थान मतलब दिया गया है, अच्छा माना जाता था। अब यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पौधों की
प्रजातियां का प्रकार प्रयोग करते थे। मतलब हम लोग अगर धार्मिक अनुष्ठानों का बात करेंगे तो वहाँ 100 से ज़्यादा अधिक पौधों का प्रजातियों का प्रयोग करते थे पहले। इन पौधों में अपने खेतों में भी उगाते थे, अपने खेतों में भी इसको उगाते थे। भारत के शासकों ने भी प्राकृतिक संरक्षण पर बल दिया था। प्राकृतिक संरक्षण मतलब प्रकृति को बचाने के लिए बल दिया था। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में, अब ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी क्या होता है? देखो हम लोग का जो साल स्टार्ट हुआ है ईस्वी 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, ठीक है। उसके पहले जो था ऐसे घटता था, जैसे कि मान लो यहाँ 500 आया था, 500 के बाद 499 आता था, ठीक है। 499 के बाद 498 आता था। तो यहाँ तीसरी शताब्दी का मतलब ये है कि 400 से लेके 400 से मैं यहाँ पर लिख सकते हैं 399 से लेके 300 तक को हम लोग क्या बोलते थे? तीसरी शताब्दी, ठीक है। सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे तो इतिहास में पढ़ा जाता है, ठीक है। ध्यान आकृष्ट किया था कि शायद यह विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है कि अशोक ने प्रकृति के महत्व को स्वीकारते हुए वन जीवों को जंतुओं को शिकार पर अंकुश संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेखों में अंकित किया था। मतलब शिलालेख क्या, पहले लोग शिलालेख करते थे, मतलब कुछ पत्थर वगैरह पर लिखवाते थे, ठीक है। वो सब क्या होता था? शिलालेख होता था। तो इसका संरक्षण के लिए उन्होंने इतना मतलब तीसरी शताब्दी पूरे मतलब ईसा पूरे 3वीं शताब्दी में ही इसका उल्लेख किया हुआ है। तो हम लोग इसीलिए बोले पुराने काल से ही लोग क्या करते थे? वन जीवों को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए उपाय करते थे, ठीक है। मध्यकालीन भारत में, अगर मध्यकालीन की बात करेंगे, ये तो हो गया बहुत पुराना, ठीक है। अब मध्यकालीन हम लोग किसको बोलते हैं? मध्यकालीन भारत मतलब क्या, हम लोग बात करते हैं जब 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक क्या मानते हैं? ये इतना ईस्वी में जो घटना हुआ है वो सारा घटना को हम लोग मध्यकालीन भारत में मानते हैं, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में मुगल का साम्राज्य था, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीर उद्दीन बाबर और जहांगीर के आलेखों में, इन लोगों के आलेखों में भी प्राकृतिक संरक्षणवाद पर उल्लेख मिला था। प्राकृतिक संरक्षण मतलब प्रकृति को बचाने के लिए इन लोगों ने भी उल्लेख लिखवाए थे। मुगल चित्रकला की कृतियों में भी वन प्राणियों के प्रेम का संबोधन होता है। तो मतलब ये सब पहले का बात है कि पहले लोग उस टाइम भी वन प्राणियों को संरक्षण करने का बात करते थे। हम यहाँ पर आते हैं कि आप अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार के विषय में जानते हैं। अमृता देवी थी, ठीक है। अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार के लिए एक विशेष जानकारी दिया हुआ था। अमृता देवी कौन थी? सबसे पहले पढ़ लेते थे। अमृता देवी कहाँ के रहने वाली थी? राजस्थान के कौन सा गांव के? तो जोधपुर गांव के, राजस्थान के जोधपुर जिला के, ठीक है। और गांव कौन सा था? बिश्नोई गांव था, ठीक है। बिश्नोई गांव के जोधपुर जिला के राजस्थान के रहने वाली थी। उसने 1931 में क्या किया था? 1931 में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों के लकड़ी काटने का विरोध किया था। अब होता क्या है कि वहाँ पे राजा का विरोध करती थी वो जो देवी थी अमृता देवी, वो क्या की थी? लकड़ी काटने के विरोध की थी राजा के खिलाफ। राजा के लिए नवीन महल निर्माण हेतु लकड़ी काटा जाना था। अमृता देवी के साथ गांव वालों ने भी राजा के आदमियों को विरोध किया था। राजा के आदमियों को विरोध कर दिया गया, गांव के साथ सब सारा लोग। महाराजा को जब इसके बात की जानकारी मिली तो काफ़ी पश्चाताप हुआ, मतलब उसका क्या बोलते हैं, उनको बहुत खराब लगा कि हम ऐसा करने जा रहे थे। अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दी, और उसको सुनकर महाराजा ने क्या किया? राज्य में वनों की कटाई पर भी रोक लगा दी। वर्तमान समय में वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज के बात करें
तो आज के डेट में वन का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय मतलब, अगर राष्ट्रीय जब भी लिखा हुआ है उसका मतलब है अपने देश का बारे में बात हो रहा है, देश के स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा वर्ल्ड के स्तर पे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत में संकटतापन पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम सबसे पहले कब हुआ था? 1970 में कौन किए थे? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI इसको बोलते हैं, तथा वन अनुसंधान संस्था FIR देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मतलब यहाँ पर दो नाम दिया हुआ है कि FIR के द्वारा भी किया गया था, BSI के द्वारा किया था। उन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डेटा बुक का नाम दिया गया था। उसको कौन सा बुक का नाम दिया गया था? रेड डेटा बुक, ठीक है। इसी क्रम में असाधारण पौधे, रेयर प्लांट के लिए ग्रीन बुक तैयार किए गए थे। उसमें एक और बुक तैयार किया गया था, उसका नाम क्या था? ग्रीन बुक। किसके लिए? असाधारण पौधे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि रेड बुक क्या है, रेड डेटा बुक क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर मतलब क्या दिया हुआ है? इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे का अवगत किया गया है। मतलब बताया गया है जो प्रजाति विलुप्त होने के खतरे में है, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियों को सर्वमान रूप से चिन्हित किया गया है। जो संकटग्रस्त है प्रजाति उसका चिन्हित किया गया है, मतलब दिखाया गया है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों के एक तुलनात्मक स्थिति को प्रति चेतावनी दी जा रही है, ठीक है। इसमें मतलब जो विश्व स्तर पे है, ठीक है, विश्व स्तर पर जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसके एक चेतावनी दी जा रही है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उसके संरक्षण संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, उसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है किसके? संरक्षण करने के लिए जो संकटग्रस्त प्रजाति है। संकटग्रस्त मतलब क्या? कि जो लुप्त होने वाला प्रजाति है। हम यहाँ पर दिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, मतलब एक संरक्षण संघ का नाम दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन के दिशा में कार्य कर रही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक है। ये संस्थान है जो कि संरक्षण करने के लिए, प्रजातियों के संरक्षण करने के लिए काम कर रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं IUCN के अब विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है, मतलब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इस संस्था के विभिन्न प्रकार के पौधों और जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया। मतलब इसमें प्रजाति को चिन्हित करके इसको एक श्रेणी बना दिया गया, विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया गया। तो सबसे पहला इसमें श्रेणी बांटा गया सामान्य प्रजाति। अब सामान्य प्रजाति में क्या क्या आता है देख लेते हैं। ये वो जाति है जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जीवित रहने के लिए मतलब सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चील, कृंतक, मतलब रोडेंटस इत्यादि। और संकटग्रस्त मतलब ये जीवित रहने की प्रजाति में माना जाता है, ठीक है। लेकिन संकटग्रस्त प्रजाति किसको बोलेंगे? वो जाति है जिसके लुप्त होने के खतरा है, मतलब खत्म होने का खतरा है, जिन विषय परिस्थितियों में के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन प्रजातियों को जीवित रहना कठिन है। और काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, ये सब क्या? पूंछ वाला बंदर, संगाई, सब क्या है कि मतलब लुप्त होने की कगार पे है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजाति इत्यादि इस प्रजाति के उदाहरण है। अब ग है सुवेद जातियां। अब इसके अंतर्गत कौन सा रखा गया है? तो इसके अंतर्गत ऐसी जातियों का रखा गया है जिसकी संख्या घट रही है, मतलब ऐसा जाति है जिसकी संख्या घट रही है। यह वैसी जाति है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह संकटग्रस्त जातियों में की श्रेणी में आ जाएगा। मतलब इसकी संख्या घट रही है लेकिन अभी इसका संकटग्रस्त नहीं है जाति है, मतलब लुप्त होने के कगार पे नहीं है अभी, मतलब है लेकिन फिर भी घट रही है। अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो लुप्त हो सकता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल में दिया, नीली भेड़, एशियाई हाथी, ये सब क्या है?
सुवेद जातिया में आता है, मतलब घट रहा है धीरे करके। दुर्बल जातियाँ, दुर्बल जातियाँ क्या होता है? इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद है, मतलब बहुत कम है, या सुवेद बोल सकते हैं, मतलब घट रहा है। और यदि इसको प्रवाहित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो ये संकटग्रस्त जातियों में, मतलब जो इसको खत्म करने वाला जो परिस्थितियां है उसको अगर खत्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो ये भी क्या आ सकता है? संकटग्रस्त जातियों में आ सकता है। अब है स्थानीय जातियां। तो स्थानिक जातियां क्या होता है? प्राकृतिक और भौगोलिक समस्याओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली, क्या प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं, ठीक है सॉरी, प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जाति है, जैसे कि अंडमानी टी, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली, मतलब जहाँ भौगोलिक सीमाएं प्राकृतिक सीमाएं से अलग, जैसे कि अंडमान निकोबार होता है तो वहाँ पे जो सब प्रजातियाँ पाई जाती है उसको हम स्थानिक जातियाँ बोलते हैं, जैसे अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं लुप्त जातियाँ। वैसे जातियाँ जिसके इनके रहने की आवासों को खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है, ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है। इसमें देखो वैसा जाति आता है, वैसा जीव जंतु आता है जो अब तक लुप्त हो चुकी थी, पहले तो था लेकिन अब लुप्त हो गई है। ठीक है, ये सब कहाँ पे? मतलब हर एक जगह से लुप्त हो गए, पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई। ठीक है, एशियाई चीता, जैसे कि एशियाई चीता था अब नहीं है। गुलाबी सर वाली बत्तख एवं डोडो, ये सब पक्षी है जो कि अब क्या है, सब लुप्त हो चुके हैं, अब नहीं है। यहाँ पर जो है संकटग्रस्त वन एवं वन जीवों के पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थान भी कार्यक्रम चला रही, मतलब संकटग्रस्त वन है, ठीक है, वन जीव है, उसको बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारा संस्थान कार्यक्रम कर रहा है। इनमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है? तो WWF, इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड फंड कहते हैं। ठीक है, भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट द्वारा वन एवं वन जीवों के संरक्षण के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मतलब इस वन और वन जीवों के संरक्षण बचाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वन जीवों को अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है, मतलब इसका प्रयास भी सफल हो रहा है। इन सीटू का प्रयास करते हैं, इससे क्या कहते हैं? इन सीटू का प्रयास कहते हैं। इसके अंतर्गत विस्तृत भूखंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, मतलब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि एक भूखंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, मतलब उसको घेर दिया जाता है, उसको उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार के इन्हें संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण, मतलब कृत्रिम मतलब अपने से बनाया जाता है आवासीय संरक्षण वन जीव को रहने के लिए का विकास किया जाता है। इसे एक्स-सीटू कहते हैं, इसको एक्स-सीटू मतलब कृत्रिम जो अपने से बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स-सीटू। इन सीटू किसको कहते थे? जो प्राकृतिक आवास था, जो मतलब अपने आप बना हुआ है आवास जीव जंतु को रहने के लिए, वन जीव जंतु को रहने के लिए। जो हम लोग बनाते हैं आवासीय आवास संरक्षण, जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स-सीटू कहते हैं। एक्स-सीटू का प्रयास से जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें संग्रहित किया जाता है, मतलब उसको उसमें रखा जाता है, बचाया जाता है। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय उद्यान, विहार और विहार बोले या इसको अभ्यारण्य तथा तीसरा है जयमंडल सम्मिलित। ठीक है, 3 प्रकार का संरक्षित क्षेत्र बनाया गया, एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, दूसरा विहार, तीसरा जयमंडल सम्मिलित। ठीक है, ये बिहार नहीं है, विहार बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वन का संरक्षण करने के लिए बनाया जाता है।
स्वत राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसके बारे में एक क्या है ये, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क। बहुत नाम सुने होंगे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बहुत लोग कम नाम सुनते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आवास है, प्राकृतिक आवास है, जिसमें प्राकृतिक आवास में वृद्धि और प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करता है, मतलब वृद्धि कराने के लिए, रहने की वृद्धि इसमें कराया जाता है। प्राकृतिक है, प्रजनन करने के लिए, जीव जंतु का प्रजनन मतलब जन्म देने के लिए तैयार किया जाता है। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित है, मतलब बाहर से कोई लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। न इसमें कोई कृषि कर सकता है, न वन उत्पादनों का एकत्रीकरण कर सकता है, न पशुचारण, इसमें कुछ कोई चीज़ अलाउ नहीं रहता है, ठीक है। बाहर से कुछ भी अलाउ नहीं रहेगा। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है, हमारे देश में अभी तक राष्ट्रीय उद्यान कितना बन गया है, 85 है, ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की तालिका संख्या 2 में दिया गया है, ठीक है, तालिका एक दिया गया है आगे। अब विहार क्षेत्र क्या होते हैं, अभ्यारण्य सेंचुरी बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। विहार क्या होता है, यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ वन जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। इसमें क्या होता है, वन का जीव जो होता है सुरक्षित ढंग से रहते हैं, निजी संपत्ति हो सकती है। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पादन, एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि सीमित छूट, मतलब छूट तो है इसमें, मतलब कृषि तो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें मछली वगैरह पकड़ सकते हैं, लेकिन सीमित है, ऐसा नहीं कि जितना मन करे उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं विहार क्षेत्र। जैसे कि घोंसला बनाना, जोड़ा बनाना, अंडे और बच्चे सेवन करना, ये सब आदि इसमें यहाँ पे होता है। बाधा पहुँचाने पर मालिकाना अधिकार को सीमित किया जा सकता है। जैसे कि बाधा कोई पहुँचा रहा है तो उसको मालिकाना अधिकार को उसको सीमित किया जा सकता है। भारत में इसकी संख्या कितना है, 448 है, ठीक है। अब तीसरा होता है जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है, यह वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस क्षेत्रों में जैव विविधता के आनुवंशिक की विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व में 65 देशों में करीब कितना 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है, मतलब ये विश्व का बात बोल रहा है, ठीक है, 65 देशों का। भारत में संख्या इसका कितना है, सिर्फ 14 है, ठीक है। तो जैव मंडल का संख्या कितना है, 14 है। अब यहाँ पर तालिका टेबल दिया हुआ है कि किस राज्य में कितना राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है, मतलब विहार है, ठीक है। और उस कौन सा राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है उसका लिस्ट दिया हुआ है। तो ये है रटने वाला बात, इसको हम लोग पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, इसको याद करना है कौन सा राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, हर एक देश में दिया, हर एक राज्य का दिया हुआ है। भारत में जो जितना राज्य है 29 राज्य है ना, 29 राज्य का नाम के साथ दिया हुआ है कि वहाँ पे कौन कौन सा उद्यान है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है उसका नाम दिया हुआ है। तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार का भी दिया ही होगा कहीं ना कहीं। तमिलनाडु, झारखंड, बिहार में कोई है ही नहीं क्या। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मनोरंजन, बिहार का दिया ही नहीं है इसमें। ये नक्शा वाइज दिया हुआ है टेबल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, बिहार का मैप है। पूर्वोत्तर राज्य सारा इधर वाला राज्यों का था, मतलब पूर्वोत्तर राज्य बोल रहे थे ना बार बार, पूर्वोत्तर राज्य इसको बोलते हैं, ठीक है। इधर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमालय पहाड़ इस साइड पड़ता है पूरा, इस क्षेत्र में हम लोग का बिहार यहाँ पे है, ठीक है। इधर क्या, इधर गुजरात होगा, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे इधर महाराष्ट्र होगा, उसके बाद कर्नाटका है, तो इधर यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए कि टॉपिक क्या है, बहुत लंबा है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, हम लोग 101 जीवो के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका क्या बोलते हैं
संसाधन के बारे में। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।